सब कुछ सरल होगा यदि आप क्रेजी हैं अपने काम को लेकर के, लेकिन कुछ भी आसान नहीं होगा यदि आप लेजी हैं काम को लेकर के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम। तथास्तु स्टडी स्ट्रीम से मैं नीलम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तथास्तु स्टडी स्ट्रीम के थॉट ऑफ द डे सेशन में आज का विचार है, एवरीथिंग इज़ ईजी इफ़ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी ईजी इफ़ यू आर एन लेजी। फ्रेंड्स, हमने हिंदी के लास्ट वीडियो में वर्णमाला का अर्थ, वर्ण के वर्गीकरण को पढ़ा था और उसमें एक सवाल पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुछ लोगों ने उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया था और आप सभी लोग कोशिश किया करिए कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करिए, जिससे आपको अपने नॉलेज के लेवल के बारे में पता चलेगा। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला सीरीज पार्ट 2 में उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर वर्णों को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को हम अक्षर और वर्ण भी कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। और हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें कि 13 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। स्वर वर्णमाला, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, जिसमें कि छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ आदि। और इसमें लेखन के आधार पर जो स्वर हैं वो है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा आदि। इनकी संख्या 13 है। अंग और आहा अयोग वाक्य के अंतर्गत भी आते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन वर्णमाला, जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ वाला स्वर लगा होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। आ के बिना व्यंजन को हम स्वर रहित बोलते हैं। जैसे बिना स्वर के व्यंजन इस तरीके से लिखा जाता है और जब हम स्वर उसमें जोड़ देते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। बिना स्वर वाले व्यंजनों में हम नीचे हलंत लगा देते हैं इस तरीके से, और जब उसमें स्वर जुड़ जाता है तो हम इस तरीके से क, ख, ग, घ लिखते हैं। व्यंजन वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। मूल जो होते हैं वो 33 होते हैं, जिनको हम 5 वर्ग में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में। ये कुल मिलाकर के 25 होते हैं। इसके बाद होते अंतस्थ, जिसमें कि य, र, ल, व ये 4 व्यंजन आते हैं। या जो है वो अर्धस्वर है और वह भी अर्धस्वर है। रा जो होता है वो लुंठित व्यंजन होता है। जब हम लोग रा को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो बेलनाकार हो जाती है। और ला जो है होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं, स, स, सा, हा। सा की जो है प्रोनाउंसिएशन तालु से होती है, इस वाले सा की मूर्धन्य से, और ये वाला सा जो है वो दंत से होता है। ये हा जो है ये कंठ से बोला जाता है। इसको हम लोग संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो प्राण वायु है वो ऊष्मित होकर के थोड़ी सी गर्म निकलती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो इनकी संख्या है वो 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, जिसमें कि छ जो है वो स्वर रहित का और श्रा से मिलकर के बना है। त्र जो है वो स्वर रहित ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा जो है स्वर रहित जा प्लस इया से मिलकर के बना है। और स्रा जो है स्वर रहित सा और रा से के मिलकर के बना हुआ है।
इसी के आगे जो है उच्छिप्त व्यंजन है, जो कि आपने क ख ग घ अंग इस तरीके का ये जो डा वाला साइन देखा है, और ये ढा, ये दोनों, इन दोनों में नीचे बिंदी लगा करके इसको बनाया गया है। ये ज़्यादातर जो है अक्षर हमारे शब्दों के बीच में आते हैं, जैसे कि सड़क, ड़, पढ़ना, अड़ा, अड़, अढ़ा, ये दो वर्ण आते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे आप तालिका के माध्यम से स्वर और व्यंजन की जो संख्या है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारे मूल स्वर हैं वो 11 हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, अयोगवाह जो है उसमें 2 है जिसको हम अंग और आहा कहते हैं, उच्छिप्त जो है वो 2 है संख्या में, और संयुक्ताक्षर 4 है। इनको कुल मिलाकर के ये 52 वर्ण हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से समझ करके याद कर सकते हैं और अपने पेपरों में इसका आंसर बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 4 भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बात की थी, आज हमने उसकी पुनरावृत्ति की है। आज हम संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर के साथ इसको पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, ऋ है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, जो स्वर 2 भिन्न वर्णों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है और 2 मात्राओं को बोलने में लगने वाले समय से भी ज़्यादा समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग हम दूर से किसी को बुलाने के लिए भी किया जाता है, और इनको हम त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि ओम, नमोस्तुते, कृष्णा। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक तालिका बना करके इसको लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और मुझे समझाने में आसानी रहे। यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है, जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अ और आ, ये कंठ से निकलते हैं तो इन वर्णों का नाम कंठ्य वर्ण रखा गया है। छोटी ई और बड़ी ई, ये तालु की छत से होकर के छू करके निकलते हैं तो इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। री, जो कि दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये हमारी मूर्धा से होकर के निकलते हैं तो इनको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ए और ओ औ, ए जो है हमारे कंठ और तालु को छू करके निकलते हैं तो इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ओ और औ जो है हमारे ओठ और कंठ दोनों से निकलते हैं तो हम इनको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। छोटा ऊ ह्रस्व वर्ण और बड़ा ओ दीर्घ वर्ण, ये दोनों जो है ओठ से होकर के, मतलब होठ से छू करके निकलते हैं तो इनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, इन वर्णों को अगर आप एक बार बोल करके देखें, एक बार 2 बार अगर आप बोल करके देखें तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे जो कंठ है, जो हमारी प्राण वायु है, जिस भाग को छू करके निकलती है उन वर्णों का नाम हम उसी भाग के हिसाब से रखा गया है। जैसे कि छोटा बड़ा कंठ से निकल रहे हैं तो कंठ जो हमारे गले का भाग है। तालु कौन सा हिस्सा होता है, हमारे मुंह के भीतर जो छत होती है, जहाँ पे गड्ढे नुमा संरचना होती है, उसका जो पिछला भाग होता है। आप ई और ई को बोल करके एक बार देखिए, ई, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो तालु का पिछला भाग होता है वहाँ से ई
छोटी और बड़ी ई निकलते हैं उसको हम तालव्य बोलते हैं। मूर्धा कौन सी जगह होती है? मूर्धा जो हमारे तालु के अगले हिस्से को बोलते हैं। तालु मतलब हमारे मुंह का जो गड्ढे नुमा संरचना है उसके जो आगे की हिस्सा है उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। आप री आप एक बार बोल करके देखिए, आपकी जो जीवा है वो तालु के अगले वाले हिस्से पर लगेगी, री। तो इसको हम लोग इस री वर्ण को जो हम लोग मूर्धन्य या मूर्धा वर्ण कहते हैं। ए आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है वर्ण है हमारे गले से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है और तालु को भी छू करके निकल रहा है, तो इसलिए इसका नाम कंठ तालव्य वर्ण रखा गया है। ओ और औ ये हमारे गले से भी निकल रहा है और हमारे होंठ की जो संरचना होती है वो एक गोलाकार जैसी हो जाती है, तो इसलिए ओ और औ वर्ण को जो है कंठोष्ठ वर्ण नाम दिया गया है। ऊ और बड़ा ऊ, इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो होंठ है उसकी जो आकृति है वो गोलाकार जैसी हो जाती है, तो इसी से छोटा ओ और बड़ा ओ का वर्ण का नाम ओष्ठ वर्ण रखा गया है। यहाँ पे आपने कैटेगरी में देखा होगा निरानुनासिक मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निरानुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगी होती है, और अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग, जिससे बनता अंधेरा, आंग, आंगन। इनको अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुनासिक स्वर, इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से चांद की तरीके से, जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सनुनासिक और निरानुनासिक। सनुनासिक स्वर अंग, औंग, इंग, इंग, चंद्र बिंदु, इन जो मात्रा होती है इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है नाक और मुंह से होता है। जब ये चंद्र बिंदु लग जाती है तो इसका उच्चारण जो है नासिक भी कहलाता है। स्वर की मात्राएं, अभी हमने स्वर के प्रकार पढ़े हैं, और स्वर वर्णों से स्वरों के बदले हुए स्वरूप से जो चीज़ें बनती हैं उनको हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदले स्वरूप को ही मात्रा कहा जाता है। स्वर वर्ण जो होते हैं वो मूल 11 होते हैं, लेकिन इनकी जो मात्राएं होती हैं वो हैं 10 होती हैं, क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा का साइन इस तरीके से होता है, छोटी ई की साइन इस तरीके से होती है, जिसको हम जब हम बड़ा आ को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा मुंह अच्छे से खुला होता है, जैसे आम। छोटी ई की जो प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, उच्चारण करते हैं तो की थोड़ा झटके से हम लोग बोलते हैं। बड़ी ई का साइन इस तरीके से होता है, और हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है थोड़ा सा खींचना पड़ता है, जैसे खी। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरीके से इसका उच्चारण किया जा रहा है। छोटा ऊ, ऊ। बड़ा ऊ, इसका साइन इस तरीके से है, ऊ, जैसे मूल। री जो है आप देखिए कि इस तरीके का साइन है इसका, और यहाँ पे हमने मात्रा लगाई है मृग, री जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ए की मात्रा इस तरीके से होती है, जिससे हम लोग ए अल्फ़ाबेटिकल ए जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा उसी तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ए। मेल। आई की मात्रा इस तरीके से होती है, कै। इसके जो मात्रा का उच्चारण होता है इस तरीके से होता है, कै। ओ की मात्रा इस तरीके से होती है, उसका उच्चारण ओ होता है। औ की मात्रा का साइन जो है इस तरीके से होता है और इसका उच्चारण ऐसा होता है। आ की मात्रा नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और स्वर वर्णों की मात्राओं की संख्या जो होती है वो 10 होती है। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो हमने इसमें स्वर के उच्चारण के स्थान के हिसाब से पढ़ा और स्वरों के प्रकार को पढ़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और आज के प्रश्न या आज का सवाल सेशन से आज का सवाल आपके लिए है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा किस सन में स्वीकार किया और यह किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा,
और इसका जवाब जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारी हिंदी सामान्य हिंदी वर्णमाला पार्ट 3 में जो है देंगे। तो ओके दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।